नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले जाइए और अपने जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका भरपूर आनंद उठा सकें। तो बढ़ते हैं, आज कल अपन ने पढ़ा था कि साउंड को डिटेल से उसके बारे में जाना था कि साउंड क्या होती है, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, इसके अलावा इसका किस तरह से क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार की तरंगे होती हैं, उनके तरंगों के बारे में सबसे अपने को इनको अच्छे से गहराई से उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन जानते हैं उनके एमसीक्यूज के बारे में कि उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और वो आपके लिए किस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन ए है यांत्रिक तरंगे, बी ऊष्मीय तरंगे, सी प्रकाश तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से ध्वनि तरंगे कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर की जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यांत्रिक तरंगे, यानी कि यांत्रिक तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं फ्रेंड्स, तो ध्वनि तरंगे होती हैं किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए सघन माध्यम, बी विरल माध्यम, सी निर्वात और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। कल अपन ने डिटेल से इसके बारे में जाना था कि निर्वात से और क्यों नहीं गुजरती है, क्योंकि जो निर्वात की स्थिति होती है उस स्थिति में ध्वनि के संचरण की वेग होता बहुत कम होता है और इसीलिए निर्वात से होकर ध्वनि की तरंगें कभी भी नहीं गुजरती हैं। ओके, सबसे ज़्यादा अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरती है वो किस में गुजरती हैं, लोहे से होकर गुजरती है, क्योंकि लोहा एक होता है एक ठोस पदार्थ होता है। वो ठोस पदार्थों की उच्च आवृत्ति होती है, इस वजह से ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की संचरण होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल आवश्यक है। ए 0.3 सेकंड, बी 0.1 सेकंड, सी 0.5 सेकंड और डी 0.7 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.1 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड समय अंतराल के अंतर्गत स्पष्ट ध्वनि हमारे को सुनाई देती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आयाम, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो एकांक समय में जितने दोलन किए जाते हैं उन दोलनों की कुल संख्या होती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहलाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है जिसे कहते हैं। कहने का मतलब यही, कोई भी एक सभागार है, कोई भी एक असेंबली है, उस असेंबली के अंदर ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, बार बार अपने को सुनाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं। ए प्रतिध्वनि, बी पराध्वनि, सी अनुकरण, डी तारत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुकरण कहते हैं। तो अनुकरण किसे कहेंगे, किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है जिसे क्या कहेंगे, अनुकरण कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का परास है। आपको बताना है कि जो मानव होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर जो ध्वनि की श्रव्यता होती है उसकी फ्रिक्वेंसी की वो एक निश्चित परास कितनी होती है। ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी 5 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक और डी 20 हर्ट्ज से 25,000
हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है। किसके अंतर्गत? मानव के अंदर होती है, यानी कि इसके 20 तक की आवृत्ति को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ए ध्वनि प्रबलता, बी ध्वनि तीव्रता, सी ध्वनि तरंग दैर्ध्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली जो साउंड एनर्जी होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनि तीव्रता कहते हैं। यानी कि ध्वनि की जो स्पीड जितनी होती है उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि तीव्रता कहते हैं। कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ही ध्वनि तीव्रता कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को क्या कहते हैं? ए पराध्वनि, बी कर्ण पल्लव, सी अवश्रव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अवश्रव्य कहते हैं। यानी कि श्रव्यता से कम परास की आवृत्ति को तो कहते हैं अवश्रव्य, जबकि अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? पराध्वनि कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे? तो ए अवश्रव्य, बी पराध्वनि, सी प्रतिध्वनि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पराध्वनि कहेंगे। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के हृदय की धड़कन की किस उपकरण द्वारा सुनी जाती है? तो आपको शायद आप पढ़ा होगा, मैंने आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल देके बताया था। तो ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, बी हाइग्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। यानी कि आपने देखा होगा जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हमारे एक विशेष प्रकार का यंत्र लगा के अपनी चेस्ट की जांच करता है, तो उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जिसके द्वारा अपन हृदय की धड़कन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये वायु की आर्द्रता को नापने में यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, किस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है? ए सोनार तकनीकी द्वारा, बी अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक द्वारा, सी हाइग्रोमीटर द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनार टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो किसका उपयोग करते हैं? सोनार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? ए 20 किलो हर्ट्ज, बी 25 किलो हर्ट्ज, सी 30 किलो हर्ट्ज और डी 35 किलो हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 किलो हर्ट्ज। यानी कि 25 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति 5 वर्ष तक के कम के बच्चे या जंतु आसानी से सुन सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, राइनोसिरस जो गैंडा होता है कितनी आवृत्ति की अवश्रव्यता ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है? ए 5 हर्ट्ज, बी 10 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज और 15 हर्ट्ज और डी 20 हर्ट्ज। तो राइनोसोरस के बारे में बताना कि राइनोसोरस जो गैंडा होता है वो कितनी आवृत्ति की ध्वनि का उपयोग करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 हर्ट्ज तक। यानी कि 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का उपयोग करके एक दूसरे के साथ में संपर्क स्थापित करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, किस ध्वनि का उपयोग चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाता है? ए पराश्रव्य ध्वनि, बी अवश्रव्य ध्वनि, सी परावर्तित ध्वनि और डी प्रतिध्वनि। तो आपको बताना है जो चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर प्रौद्योगिकी यानी कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस ध्वनि का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। यानी कि एक निश्चित परास से भी कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ओके, यानी कि कम परास की बजाय अधिक आवृत्ति की परास का उपयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है,
पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को कहा जाता है ए सोनोग्राफी, बी एंडोस्कोपी, सी इकोकार्डियोग्राफी और डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राफी, जिसको ईसीजी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके हृदय के विभिन्न भागों क्या करता है, परावर्तित कराकर उसका एक प्रतिबिंब तैयार किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीक का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है? ए इकोकार्डियोग्राफी, बी अल्ट्रासोनोग्राफी, सी एंडोस्कोपी और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जाने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो गर्भकाल के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसकी जांच की जा सकती है कि लड़का है या लड़की है, उसमें किस प्रकार के दोष उत्पन्न हुए हैं, उसकी वृद्धि किस तरह से हो रही है, सबके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? ए पानी में, बी लोहे में, सी हवा में और डी निर्वात में। तो इसके राइट आंसर को जाने, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक होती है वो हमेशा किस में होती है, लोहे में होती है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक ठोस पदार्थों में होती है। तो लोहा क्या एक ठोस पदार्थ होती है और उसमें सबसे ज़्यादा होती है, जबकि निर्वात में होती है, निर्वात में बिल्कुल नहीं होती है। ओके फ्रेंड, या सबसे कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि का तारतव्य अधिक है? ए शोर, बी संगीत, सी तीक्ष्ण ध्वनि और डी मोटी ध्वनि। तो तारतव्य की बात करते हैं तो तारतव्य इसका किसमें सबसे अधिक होता है? तो तीक्ष्ण ध्वनि में तारतव्य सबसे अधिक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जल तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ए केवल अनुप्रस्थ, बी केवल अनुदैर्ध्य, सी अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य और डी न अनुप्रस्थ और न ही अनुदैर्ध्य। तो जल तरंगों की प्रकृति के बारे में बताना कि कैसी इनकी प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य। यानी कि दोनों प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब होती है, यानी कि मनुष्य के शोर सहन करने की करीब करीब सीमा कितनी होती है? ए 45 डेसिबल, बी 85 डेसिबल, सी 125 डेसिबल और डी 155 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 85 डेसिबल होती है। यानी कि ऐसे 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को मनुष्य के लिए वो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ए डॉक्टरों द्वारा, बी इंजीनियरों द्वारा, सी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा और डी नौ संचालकों द्वारा। तो जो सोनार टेक्नोलॉजी का उसका उपयोग नौ संचालकों के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति धीमी होती है, यानी कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? ए जल में, बी हाइड्रोजन में, सी ऑक्सीजन में और डी लोहा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन में। यानी कि हाइड्रोजन के अंतर्गत जल की जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज़्यादा धीमी होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात क्या कहलाता है? ए स्थायित्व संख्या, बी लैप्लास संख्या, सी एफ संख्या और डी मैक संख्या। तो आपको बताना है फ्रेंड कि किसी भी वस्तु का वेग और उसके माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेक संख्या कहते हैं। तो मेक संख्या किसे कहेंगे? किसी वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात ही मेक संख्या कहलाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो
उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसका क्या कारण है? तो अगर आपने एक अच्छे से कल का वीडियो अच्छे से रीड किया है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन ए है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। बी ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। सी ध्वनि तरंगें रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं। और डी उसके कान ध्वनि स्रोत से भिन्न दूरियों पर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। और इसी कारण से उस लड़के को जब वो कान पटरियों पर लगाकर आवाज़ सुनता है तो उसको एक आवाज़ 2 बार सुनाई पड़ती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्वनि का वेग हवा में 330 मीटर पर सेकंड तथा आवृत्ति 550 हर्ट्ज है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ऑप्शन ए 0.2 मीटर, बी 1.6 मीटर, सी 0.6 मीटर और डी 0.01 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.6 मीटर होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है, यानी किस स्थिति में अनुपस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं? ए केवल माध्यमों में, बी केवल ठोस पदार्थों में, सी केवल द्रव्य में और डी ठोस और द्रव्य के ऊपरी सतह में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस और द्रव्य की ऊपरी सतह के अंतर्गत अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर दौड़ रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की सीटी की आवृत्ति क्या होगी या उसको कैसी प्रतीत होती है? ए बढ़ी हुई प्रतीत होगी, बी घटी हुई प्रतीत होगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी सुनाई नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक व्यक्ति है जो स्टेशन पे खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से एक रेलगाड़ी तेज आवाज़ करती हुई उसकी तरफ आ रही है, तो उसको जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, उसमें इंक्रीजमेंट होता है, उसको तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जो ही वो आगे दूसरी तरफ चला जाता है, उसको उसके दूर जाती है, दूर जाने के दौरान जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो हमेशा क्या होती है, घटती जाती है और ध्वनि हमेशा क्या होती है, मोटी सुनाई देती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि के वेग का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? ए ताप का, बी माध्यम का, सी दाब का और डी आर्द्रता का। तो ध्वनि का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि का वेग का हमेशा ताप का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिक एक विज्ञान की शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। ए ध्वनि से, बी अंतरिक्ष से, सी प्रकाश से और डी वनस्पतियों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि से, यानी कि ध्वनि की एक विज्ञान की शाखा जो किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग एक विक्षोभ है, नंबर 1 जो माध्यम के कणों के स्थानांतरण के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, बी जो माध्यम के कणों के स्थानांतरण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, सी जो माध्यम के कणों के स्थानांतरण के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चलता है, और डी जो माध्यम के कणों के स्थानांतरण के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चलता है। तो आपको बताना है कि तरंग विक्षोभ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो माध्यम के कणों के स्थानांतरण के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। यानी कि मतलब ये है कि जो भी कोई भी माध्यम है, उस माध्यम में तरंग जो ध्वनि तरंगे गति कर रही हैं उस दौरान उसके ट्रांसफर के बिना ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वो क्या होता है, तरंग का विक्षोभ कहलाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि आयाम और किसके द्वारा अभिलक्षणित होती है? ए वेग द्वारा, बी पिच द्वारा, सी आवृत्ति द्वारा और डी माध्यम द्वारा। तो ध्वनि तरंग आयाम और किसके द्वारा अभिलक्षित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा अभिलक्षणित होती है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आज को आपका सेशन, ये एमसीक्यू सीरीज कैसी लगी आपको?
क्या वाकई में आपको लगता है कि आपके किसी भी फैमिली मेम्बर या आपके किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है? तो आप जाइए और जितने आपके सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन के प्रति आने कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज पिन करिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए और जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य विद बेल आइकन बटन सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और अपने एग्जाम को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।